Good afternoon, everybody. Now let's continue with our company law lecture. In our previous lecture, we have done up till registered office clause. So, registered office clause is the basic requirement. Then, it is importance can be justified that all the important document of the company, like book of company such as annual return, minutes book, मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो होती हैं, जो मिनट्स होते हैं वो रखे जाते हैं, एनुअल रिटर्न्स, कंपनी का जितना भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है वो सब रखा जाता है. उसके बाद बच्चों देन वी हैव रजिस्टर्स ऑफ मेंबर्स, यानी कि जितना भी डिटेल्स शेयर होल्डर्स की जितनी डिटेल्स है ये सब रजिस्टर्ड ऑफिस में रहते हैं. रजिस्टर्ड ऑफिस अल्टीमेटली इज द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ द कंपनी वेयर द कंपनी लिव्स, एक्चुअली लिव्स. इट्स आर्टिफिशियल पर्सन, सो दिस इज द प्लेस वेयर द कंपनी लिव्स. ऑल इंपॉर्टेंट कॉरेस्पॉन्डेंसेज, नोटिसेस, सर्कुलर्स, कितने भी नोटिसेस सर्कुलर्स, प्रोसेस ऑफ कोर्ट, यानी कि मान लीजिए कोर्ट से समन आया है कंपनी के नाम, ये सारी चीजें रजिस्टर्ड ऑफिस में होती है. कहने का मतलब है कि अगर हम कहें कि हमें कोई भी कन्वेंस करना है यानी कि कम्युनिकेशन करना है तो रजिस्टर्ड ऑफिस के साथ करना पड़ेगा, राइट. सो दैट इज द प्लेस which is the official residence of the company, where the company resides. Now coming to the next important one, and that is your memorandum of association का ये तीसरा important clause है, that is object clause. Object का मतलब यहाँ objective से है, यानी कि जिस उद्देश्य के लिए हमने कंपनी खोली है उस उद्देश्य को जस्टिफाई करना पड़ेगा. So in this clause it contains the object for which the proposed company is formed. It is the main clause of the MOA. ठीक है, तो इसमें उद्देश्य बताना पड़ेगा कि किस उद्देश्य के लिए आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका बिजनेस करने का क्या उद्देश्य है और कंपनी किस उद्देश्य के लिए आप ओपन कर रहे हैं. मैं पहले भी बता चुका हूं बच्चों, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये वो डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी की तमाम जानकारियां होती हैं. मेमोरेंडम को क्लॉजेज वाइज फैशन, जैसे नेम क्लॉज हमने कर लिया, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज के लिए क्लॉज के फॉर्म में ड्राफ्ट किया जाता है, और जितने भी लॉज, बाई लॉज, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखे रहते हैं. तो combining the memo and the article, you get the whole document about the company for whatever function it is undertaking. So object clause में बच्चों ultimately, and these documents, memo and article, they are filed during the time of, at the time of registration of the company, and they are filed with the registrar of company's office. हर इलाके का रजिस्ट्रार ऑफ, जैसे मैंने उस दिन एग्जाम्पल दिया था बच्चों कि जैसे गाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आरटीओ होता है, हाईएस्ट अथॉरिटी, हम आरटीओ में जाते हैं, तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का ऑफिस होता है वो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, और हमें अगर अपनी कंपनी रजिस्टर करानी है अपने इलाके में तो हमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के यहाँ ये सारे डॉक्यूमेंट दाखिल करने पड़ेंगे. So at the time of registration of the company, memo and articles are filed along with the application and other document, and these are the main document which are required at the time of registration of the company. So object clause में बच्चों मेमो में हम लिखेंगे जिस उद्देश्य के लिए हम कंपनी खोल रहे हैं. It contains the objective of the company for it is to be formed. Then object clause gives information regarding the kind of business and where money may be used, as a shareholder must know where their money may be utilized. अगर शेयर वाली कंपनी है तो हम ये भी बताएंगे कि शेयर होल्डर्स को कि भाई ये जो पैसा हम आपसे ले रहे हैं बतौर शेयर, ये किस एरिया में हम यूटिलाइज करेंगे. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए हमने अपने इश्तिहार में जो प्रोस्पेक्टस जो हम मार्केट में लेके आए, फॉर दैट पीपल में सब्सक्राइब टू आवर शेयर, तो अगर उसमें हमने लिखा है कि हम फार्मा कंपनी खोल रहे हैं और लोगों ने ये सोच के हमारी कंपनी में आईपीओस खरीदे कि ये फार्मा कंपनी है, और हमने फार्मा का काम ना करके कोई दूसरा काम किया, मान लिया कंस्ट्रक्शन का काम कर लिया, तो ये गलत होगा, क्योंकि उद्देश्य हमारा फार्मा कंपनी और फार्मा से रिलेटेड बिजनेस का था. हम कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि शेयर होल्डर्स को अदरवाइज हम ठग रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि हम फार्मा कंपनी है और हम काम कुछ उस पैसे का यूटिलाइजेशन किसी दूसरे फील्ड में करें. सो दिस इज नॉट लीगल. दिस विल बी द यू कैन से फ्लाउटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज, यानी कि ऑब्जेक्ट क्लॉज का उल्लंघन होगा ये, इफ इट एट ऑल टेक्स प्लेस, राइट. उसके बाद बच्चों उसके बाद आता है बच्चों, द कंपनी मस्ट स्टिक टू द ऑब्जेक्टिव स्टेटेड इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज, एंड इफ इट गोज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द क्लॉज देन इट शैल बी वॉइड. अगर काम कुछ करने का बोला है, उस उद्देश्य को अगर हमने पालन नहीं किया तो इट विल बी वॉइड, यानी कि इलीगल माना जाएगा. लायबिलिटी क्लॉज, इट स्टेट्स द नेचर ऑफ द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी.
कि भाई लिमिटेड लाइबिलिटी होगी नहीं होगी, ये मेंशन होना जरूरी है। In case of company limited by share or guarantee, it must state their liability is limited to the extent of unpaid value of the share or the amount of guarantee undertaking। ये मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। गारंटी वाली कंपनी में बंदे जो शेयर होल्डर्स वो गारंटी देते हैं कि कंपनी को अगर पैसे की जरूरत हो तो वो कंपनी को इतना पैसा एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी देंगे, ठीक है। तो वट एवर बी द केस, लाइबिलिटी क्लॉज में किस प्रकार की लाइबिलिटी शेयर होल्डर्स की होगी ये मेंशन किया जाना जरूरी है। और द अमाउंट ऑफ गारंटी एंड इन केस द शेयर्स आर फुल्ली पेड देन द लाइबिलिटी शैल बी नील। तो अगर शेयर फुल्ली पेड है तो लाइबिलिटी नील होगी, ये बात लिखी होनी चाहिए लाइबिलिटी क्लॉज में। उसके बाद कैपिटल क्लॉज, ये जो पैसा हम ले रहे हैं लोन्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स के तौर पे, so it must state the amount of share capital with which the company is to be registered. It should state the number and value of the shares। ये शेयर कैपिटल के लिए बोल रहा है, ठीक है। So it should state the number and value of the shares in which the capital of the company is to be divided। देखिए कैपिटल क्लॉज में एक बेसिक चीज मैं बता दूं बच्चों, कैपिटल यानी मनी। मनी दो तरह से लेते हैं, मैंने पहले भी बोरिंग पावर्स में बताया है। एक होता है डेब्ट अकाउंट और दूसरा होता है लोन अकाउंट, ठीक है। तो डेब्ट अकाउंट में डेब्ट या लोन अकाउंट होता है, दूसरा शेयर अकाउंट होता है, ठीक है। तो शेयर्स के तौर पे जो हम पैसा उठाते हैं उसे शेयर कैपिटल कहते हैं, और जो डेब्ट के तौर पे यानी उधार के तौर पे पैसे, जैसे डिवेंचर ले लिया, बैंकों से लोन ले लिया, बॉन्ड हमने ले लिए, ठीक है, तो ये सारा जाता है किसमें, डेब्ट फंड में, और उसको हम डेब्ट कैपिटल भी कहते हैं, ठीक है। दो ही तरीके से ले सकते हैं, या तो शेयर्स के तौर पे लेंगे या लोन के तौर पे लेंगे। लोन डिवेंचर भी हो सकता है, बैंकों से भी लोन हो सकता है, बॉन्ड्स, डिवेंचर, ये सब लोन के तरीके हैं। तो कैपिटल में ये मेंशन होना चाहिए कि किस कैपिटल, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द कैपिटल विद विच द कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड, ठीक है। सो इट शुड स्टेट द नंबर एंड वैल्यू ऑफ द शेयर्स इन विच द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड। ये कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, देयर इज अ थिंग कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। आप इमेजिन करिए कैपिटल स्ट्रक्चर के दो हिस्से हो गए, एक शेयर कैपिटल हो गया और एक लोन कैपिटल हो गया। शेयर कैपिटल में कितना पैसा आएगा वो फिक्स्ड होना चाहिए, लोन कैपिटल में कितना आएगा वो भी फिक्स्ड होना चाहिए। कैपिटल विच विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड इज कॉल्ड एज द रजिस्टर्ड और ऑथराइज कैपिटल, ठीक है बच्चों। कंपनी कैन नॉट इशू मोर शेयर्स देन दिस इज ऑथराइज बाय हिज मेमो एक्सेप्ट बाय ऑल्टरिंग द मेमो। रजिस्टर्ड कैपिटल वो होता है बच्चों जिससे कि कंपनी, जैसे मिनिमम कैपिटल कितना है उसके लिए 5 लाख पब्लिक कंपनी के लिए, और प्राइवेट कंपनी के लिए 1 लाख है मिनिमम, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। तो वो जो है ये हमारा कैपिटल कितना, मान लीजिए मैं 50 लाख के कैपिटल से काम कर रहा हूं या 1 करोड़ के कैपिटल से दिखाता हूं कैपिटल क्लॉज में, और मैं ये लिखता हूं कि 50 लाख मैं लोन के तौर पे लूंगा और 50 लाख बतौर शेयर मैं मार्केट से उठाऊंगा, लोग मेरे शेयर खरीदेंगे आईपीओ, और उसके बतौर 50 लाख, तो 50-50 हो गया, 50-50 लाख हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने इस 50 में से मार्केट में 50 के एक साथ नहीं लाऊंगा, ठीक है, 50 लाख के शेयर्स एक साथ नहीं लाऊंगा। मान लीजिए 50 लाख की लिमिट है पूरी, ठीक है, ऑथराइज कैपिटल का हिस्सा है, तो उसमें से मान लीजिए मैं 30 लाख के शेयर्स मार्केट में लेके आया, यानी कि 30 लाख रुपए मुझे इकट्ठा करने हैं मार्केट से, लोग खरीदेंगे, ठीक है, राइट। तो 30 लाख इशूड कैपिटल हो गया, एक तरह से इशूड कैपिटल हो गया, ठीक है। अब मार्केट में हम इतने ले आए, अब 30 लाख के हो सकता है कि 30 लाख के ना हो के 25 लाख के शेयर्स खरीदे लोगों ने, तो वो क्या हो गया हमारा पेड अप कैपिटल, यानी कि इतने में इतना पैसा हमारे पास एक्चुअली आ गया, तो वो पेड अप आ गया। तो ऑथराइज कैपिटल जिससे कि कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, मान लो 50 लाख है शेयर्स के तौर पे, उसमें से इशू मान लो हमने 30 लाख के शेयर्स मार्केट में लेके आए, तो इशूड कैपिटल हो गया, ठीक है। बाकी 20 लाख अनइशूड कैपिटल हो गया। जो 30 लाख में से 25 लाख रुपए एक्चुअली लोगों ने खरीदे हमारे शेयर्स, वो पेड अप कैपिटल हो गया, यानी कि उसके अगेंस्ट में पेमेंट आ गई हमारे पास, राइट। सो ये 3 चीजें याद रखना आप लोग, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल, ठीक है। द कंपनी ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 50 lakhs, ठीक है, डिवाइडेड इनटू 5 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो 5 लाख शेयर्स हैं और एक शेयर कितने का है, 10 लाख। इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेशन इट इज 50 लाख रुपीज कैपिटल है हमारा, और इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स इट इज 5 लाख, यानी कि 5 लाख के शेयर्स हम मैक्सिमम इशू
कर सकते हैं। ड्यूरिंग द एंटायर लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी हम 5 लाख शेयर्स मार्केट में ला सकते हैं 10 रुपए वाले, और मैक्सिमम पैसा जो हम इकट्ठा कर सकते हैं बतौर शेयर वो कितना कर सकते हैं बच्चों, 50 लाख। इससे ज्यादा अगर हम करना चाहें 50 लाख से, मान लो हम चाहें कि 1 करोड़ की शेयर्स हम मार्केट में, तो हमें कैपिटल क्लॉज को बदलना, अमेंड करना पड़ेगा बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन। आई थिंक इट इज क्लियर. We will continue further in the next lecture.